हेलो स्टूडेंट, अभी तक के वीडियो में हमने ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं। तो परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत या पारंपरिक एक ही होता है और गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जिसका प्रयोग जनसाधारण द्वारा पहले नहीं होता, नई टेक्नोलॉजी। और परंपरागत का मतलब होता है जिसका प्रयोग जनसाधारण द्वारा कई वर्षों से किया जाता है, वो पारंपरिक स्रोत होते हैं। जैसे वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी का मतलब होता है हवा द्वारा एनर्जी। इसका प्रयोग बहुत पहले से लोग करते थे, भले ही इसका प्रयोग ऊर्जा के लिए ना करते हो, लेकिन चक्कियाँ, आटा जो चक्की होती थी उनको आटा पीसने के लिए इस प्रकार की चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, तो हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सभी प्रकार की ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे पहला ऊर्जा का स्रोत क्या था? जीवाश्म ईंधन। तो क्रम से एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे होने वाले लाभों को भी देखेंगे और हानियों को भी देखेंगे। देखो, ये एक, चाहे वो गैर परंपरागत स्रोत हो चाहे वो परंपरागत स्रोत हो, एक लगभग 100% आता है। ये क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। लॉन्ग में नहीं बनेगा, तो 2 या 3 शॉर्ट में आएंगे। तो इसको हमको, इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। देखो, थ्योरिकल बेस्ड चैप्टर है तो आसानी से इसे हम पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो पहला है जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, इनमें पहला था जीवाश्म ईंधन। ठीक, जीवाश्म ईंधन था। तो जीवाश्म ईंधन कई प्रकार का होता है कि नहीं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन, जो जीवाश्म से बना हो। जीवाश्म देखो, जैसे जानवरों के दबने से क्या बना है? कोयला, पेट्रोलियम। जो जैव जीवाश्म होता है, जीवों के जो जीवाश्म होते हैं उनसे बनता है पेट्रोलियम, डीजल। और जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं जो दब गए हैं करोड़ों वर्ष पहले, उनसे बना है कोयला, पत्थर वाला कोयला। ठीक, तो ये 2 ही प्रकार के जीवाश्म ईंधन होते हैं। तो पहली हेडिंग हम डालेंगे जीवाश्म ईंधन। नहीं, एक मिनट रुको। पहली हेडिंग डालेंगे अभी हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, पहले तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखो, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत होते हैं ऊर्जा के वे स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा पहले से प्रयोग किए जाते हैं। जनसाधारण द्वारा मतलब लोगों द्वारा पहले से ही प्रयोग किए जाते हैं, जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं। वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, पहले से ही हम कई वर्षों से उसे प्रयोग करते हैं। वे स्रोत क्या कहलाते हैं? ऊर्जा के परंपरागत या पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। अब इनमें पहली हेडिंग थी जीवाश्म ईंधन। ठीक, एग्जाम्पल में आप सभी लिख सकते हैं जितने हमने लिखवाए हैं। ठीक, ठीक, तो पहली हेडिंग है जीवाश्म ईंधन।
जो पहला पारंपरिक स्रोत है जीवाश्म ईंधन, तो पहले हेडिंग डालेंगे जीवाश्म ईंधन। तो इसमें लिखेंगे जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म हमने कहा दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेड़ पौधों के जीवाश्म होते हैं, दूसरा जीवों के जीवाश्म होते हैं। तो जीवों के जीवाश्म से क्या प्राप्त होता है और पेड़ पौधों के जीवाश्म से क्या प्राप्त होता है, ये तो आप जानते हो। जीवों के जीवाश्म से पेट्रोलियम और पेड़ पौधों के जीवाश्म में कोयला बनता है। कई वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। तो इसमें लिखेंगे जीवाश्मों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जो जीवाश्मों से ईंधन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक, जैसे कोयला पेट्रोलियम, एग्जाम्पल में लिख लो, कोयला पेट्रोलियम। कोयला पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन। लिखना नहीं, समझते रहो, इसकी पीडीएफ भेज देंगे तो पीडीएफ से आप लिख लेना। तो इसको केवल आप लोग समझते रहो। ठीक, तो ये तो हो गया आपका जीवाश्म ईंधन। अब नेक्स्ट आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लिख लेना, क्योंकि कभी कभी इनसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार करके लिख लेना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाखों वर्षों में उत्पादन। लाखों वर्षों में उत्पादन काय का, जो जीवाश्म ईंधन होता है इनका लाखों वर्षों में उत्पादन होता है, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी के नीचे दब जाता है और अधिक दाब बढ़ जाता है, ताप कम हो जाता है, ताप भी अधिक बढ़ जाता है, तब क्या होता है, जीवाश्म बनते हैं। तो इसके लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो लिखा है लाखों वर्षों में उत्पादन, इनका उत्पादन लाखों वर्षों में होता है। और लिखा है जीवित भंडारण, सीमित भंडारण, सीमित भंडारण। इसका भंडारण क्या है, सीमित है। देखो सीमित क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितनी भूमि है तो सभी जगह तो कोयले का भंडार है नहीं, कुछ ही जगह इसका भंडारण है। तो इसका जो भंडारण है सीमित है, नया तो बन नहीं रहा है। ठीक, तो जितना भी भंडार पृथ्वी के अंदर है वो सीमित है, कुछ वर्षों के लिए ही है। कुछ वर्षों के बाद ये भंडारण क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। ठीक, और फिर ये हमको इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसका भंडारण क्या है, सीमित भंडारण है। अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। और कैसा है, अनवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय नहीं है, नया स्रोत नहीं है ये ऊर्जा का, अनवीकरणीय है, मतलब पुराना ऊर्जा का स्रोत है जो हम परंपरागत तरीके से पहले से ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ये पॉइंट आप लिख लेना। लाखों वर्षों में उत्पादन होता है, इसका भंडार सीमित है और ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब पुराना स्रोत है, नया स्रोत नहीं है। नया स्रोत क्या है, सौर प्लांट, सौर ऊर्जा, सोलर कुकर, सोलर सेल, ये क्या है, ऊर्जा के नए स्रोत माने जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है। जो इंडिया है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड का, अगर पूरे वर्ल्ड में 100% कोयला पाया जाता है तो 100% का 6% सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो अगर 6% देखा जाए 100% में, जो इंडिया अकेले में पाया जाता है कोयला, तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लगभग 200 से ज़्यादा देश हैं। 200 से ज़्यादा देशों में लगभग 6% कोयला हमारे भारत देश में ही निकाला जाता है। ठीक, तो कोयले का पर्याप्त भंडार है। और यदि इसी दर से, जिस दर से अभी कोयले की खपत हो रही है, पर डे कितना कोयला लगता है, इसका आकलन तो है नहीं कितना कोयला खपत होता है, लेकिन इस हिसाब से जो इस समय पर डे कोयले की जितनी खपत है,
अगर इसी स्तर से हम कोयले की खपत करते रहेंगे तो आगे आने वाले 250 साल तक कोयला बना रहेगा। 250 साल तक ही हम उसका इस्तेमाल, इसके बाद कोयले का जितना भी स्टोर है भूमि के अंदर वो खत्म हो जाएगा। मतलब इसी दर से अगर हम इस्तेमाल करते रहें तो 250 साल तक कोयला चलेगा, इसके बाद कोयला खत्म हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसके भंडार, क्योंकि सीमित भंडार है इसलिए खत्म हो जाएगा। तो आगे इसमें लिखा है जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम इसी दर से इसको यूज करते रहे तो आगे आने वाले 250 वर्षों तक ये कोयला बना रहेगा। इसके बाद कोयले के भंडार क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमको कोयला नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके भंडार क्या हैं, सीमित हैं। सीमित का मतलब होता है ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जो प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति ने हमको दिए हैं उनका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर अच्छे ढंग से करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक, क्योंकि हो सकता है आने वाली पीढ़ी वो चीज़ ना देख पाए जो हमने देख ली हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम नहीं देख पा रहे। हमारे हमसे जो पहले की पीढ़ी गुजर गई, दादा परदादा की, उन्होंने देखी हो लेकिन हम नहीं देख पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि जो प्रकृति ने चीज़ें हमको दी हैं गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, उनका दोहन जो होता है वो बहुत ही उल्टे सीधे ढंग से होता है, सही ढंग से नहीं होता है। फालतू इसका मिसयूज ज़्यादा होता है, इसलिए मिसयूज होने से फालतू बर्बाद होती है तो वो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब आगे है जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न प्रदूषण व हानियाँ। जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्पन्न प्रदूषण व हानियाँ। जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाने से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। ठीक, तो कोयला जो पेट्रोल होता है इनको जलाने से देखो कार्बन की मात्रा बढ़ती है, एक बहुत सारी हानियाँ होती हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर। जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको जलाने से क्या मुक्त होता है, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, निकलते हैं। किसके ऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके क्या ऑक्साइड निकलते हैं। ऑक्साइड, अब ऑक्साइड निकलते हैं जैसे कार्बन C, नाइट्रोजन Na, सल्फर F, इसके ऑक्साइड निकलते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्साइड क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्या होता है CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NaO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, तो इसके ऑक्साइड निकलते हैं। ऑक्साइड के निकलने से क्या होता है, ये हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे अब सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, अगर ये पानी में मिल जाएगी HO2 तो क्या बनाएगा, H2SO4, मतलब ये अम्ल बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक, तो ये जो सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के जो ऑक्साइड निकलते हैं ये मानव के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। ठीक, तो आगे लिखा है ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। जो ये ऑक्साइड होते हैं ये वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। अब वायु प्रदूषण, जब ये ऑक्साइड वायु में मिल जाते हैं तो वायु क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है, सांस लेने योग्य नहीं होती है। या सांस लेते भी हैं तो उससे मानव में कई प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
दूसरा बताया ये अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। अम्ल वर्षा होती है एसिड रेन। एसिड रेन का वही हमने बताया कि पानी के साथ, वर्षा के पानी के साथ अम्ल का मिलकर नीचे जमीन पर आना ही अम्ल वर्षा कहलाता है। अब वर्षा का पानी तो शुद्ध होता है, इसमें अम्ल कैसे मिलता है? अम्ल ऐसे मिलता है जैसे बादल क्या होते हैं, बादलों में क्या होता है, पानी H2O होता है कि नहीं, ठीक। अब सल्फर के ऑक्साइड, जो सल्फर के ऑक्साइड होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं और ये हवा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो जब ऊपर जाती है तो बादलों में क्या होता है, पानी होता है। तो ये पानी वाले बादलों के जब संपर्क में आती है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर क्या होती है, पानी में मिक्स हो जाती है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, पानी में मिक्स हो जाती है। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्रिया होती है, तो क्या बनता है, H2SO4, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो वर्षा के पानी के साथ जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया होती है तो क्या बनता है, H2SO4 अम्ल बनता है, और यही अम्ल पानी के साथ नीचे बरसता है। तो सबसे पहले अम्ल वर्षा देखी गई थी आगरा में, क्योंकि आगरा के ताजमहल के बाद बहुत सी तेल रिफाइनरीज थी, तेल शोधनशालाएँ थी, तो उनसे बहुत सी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती थी और वायुमंडल में ऊपर जाती थी, जिससे क्या होता था कि वो पानी के साथ बरसती थी और ताजमहल के संगमरमर में गिरती थी, जिससे ताजमहल का रंग क्या होगा, डल हो गया। क्योंकि तेजाब जब संगमरमर में गिरेगा, संगमरमर काय का, चूना पत्थर का होता है, जब ऐसा तेजाब या पानी में मिला हुआ अम्ल संगमरमर पर गिरेगा तो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, रिएक्शन होगा। तो उसका जो सफ़ेद रंग था वो धीरे धीरे भद्दा होने लगा था। बाद में क्या हुआ, जो तेल रिफाइनरी थी उनको ताजमहल के आसपास से हटा दिया गया या बंद कर दिया गया, ठीक। तो ये जो अम्ल वर्षा का पानी होता है ज़मीन में गिरता है तो मिट्टी की फर्टिलिटी एबिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी एबिलिटी का मतलब होता है उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। स्किन में कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मानव की, तो कई सारे दुरुपयोग भी होते हैं। नेक्स्ट लिखना है आपको, इसके उत्पन्न CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं। मतलब जो CO2 होती है वो ग्रीन हाउस को उत्पन्न करती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव आप जानते हो, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जिससे जो भूमंडलीय तापायन, भूमंडल का ताप बढ़ता जाता है, ठीक। तो जो CO2 गैस है इससे क्या वायुमंडल का ताप बढ़ता जा रहा है, और ताप बढ़ने से क्या होता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, करती है, जिससे धरती पर अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो जाती है। अब जब CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो वायुमंडल का ताप भी बढ़ता जाएगा। तो जब वायुमंडल का ताप बढ़ेगा तो गर्मी भी ज़्यादा पड़ने लगेगी, जिससे जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगेंगे। पिघल के कहाँ जाते हैं, समुद्र में ही तो जाते हैं। समुद्र में जाएंगे तो उसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे निकटवर्ती जो शहर हैं वो डूबने की कगार पर आ जाएंगे, ठीक। तो ये कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। देखो, जला तो हम कोयला रहे हैं, लेकिन बात आती है समुद्र के जल स्तर तक बढ़ने की। तो ये सभी एक न एक रूप से, कहीं ना कहीं रूप से एक दूसरे से मिले हुए हैं। शुरुआत कहीं से हुई, नुकसान कहीं हो रहा है। तो ये एक चेन होती है। जो देखो, हम सब क्या होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कॉन्टैक्ट हैं, टच में हैं। तो कोई चीज़ भले ही डायरेक्ट रूप से हमको प्रभावित ना कर रही हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़ी होती है और हमें ही प्रभावित करती है, ठीक। तो इसलिए प्रकृति में बैलेंस या संतुलन बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति में बैलेंस या संतुलन खराब हुआ तो उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा, ठीक है ना, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो धुआं तो हम लोग कर रहे हैं, जला हम लोग रहे हैं, लेकिन वायु में समुद्र का स्तर कैसे बढ़ता है, तो देखो ये सब एक न एक दूसरे से कांटेक्ट होते हैं। जो पॉल्यूशन ऊपर जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है, CO2 की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का ताप बढ़ेगा। जब वायुमंडल का ताप बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर से पानी जाएगा नदियों में, नदियों से पानी कहाँ जाता है, समुद्र में जाता है कि नहीं। ऐसे लगभग सभी, अधिकतर सभी नदियों का पानी समुद्र में जाता है। समुद्र का वाटर लेवल बढ़ेगा। और जो शुद्ध जल के स्रोत क्या हैं, ग्लेशियर ही सबसे ज़्यादा, ग्लेशियर में ही 100% प्योर और शुद्ध पानी पाया जाता है। वो पानी बर्बाद भी होता है समुद्र में जाकर, ठीक। तो
ये सब चीज़ें एक ना एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से कांटेक्ट है, टच में है। तो आज के वीडियो में इतना ही बताएंगे किसकी हानियाँ क्या होती है और लाभ भी हम भेज देंगे, तो लाभ लिख लेना। तो जो जीवाश्म ईंधन है, आज आपका जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया, इसके लाभ और हानियाँ लिख लेना। बाकी जो नेक्स्ट ऊर्जा का स्रोत है पारंपरिक, वो कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। राघवेंद्र।